इस भाग में हम विद्युत रासायनिक सेल की कार्यविधि को संक्षेप में देखेंगे। ये तो वैसे आप जान ही चुके हैं कि जब जिंक की प्लेट जिंक सल्फेट के संपर्क में आती है तो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन में बदलने लगते हैं और जिंक धातु और जिंक आयनों के बीच साम्य स्थापित हो जाता है। इसमें एक विभवांतर उत्पन्न होता है जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये अब क्रिया देख रहे हैं आप, जिंक सॉलिड से जिंक आयन में बदलने में 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये तार में से होकर के कॉपर के इलेक्ट्रोड तक पहुंचते हैं और कैथोड के विलयन में उपस्थित कॉपर आयनों को अपचयित कर देते हैं, जो कि उदासीन होकर के छड़ पर जमा हो जाते हैं। तो एनोड पर जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और धनायन बनते हैं, ये धनायन कैथोड के लिए इलेक्ट्रॉन मुक्त करके और एनोड के आसपास जमा होने लगते हैं। जब अधिक समय हो जाता है तो ये जिंक के आयन एनोड के चारों ओर इकट्ठा होने लगते हैं और दूसरी तरफ कैथोड पर जो धातु मुक्त होती है तो वहाँ पर सल्फेट आयन अधिकता में हो जाते हैं और वो कैथोड के चारों ओर जमा होने लगती है। ऐसे में लगातार इस क्रिया का होना संभव नहीं होता है और ये क्रिया में अवरोध उत्पन्न करते हैं। इससे बचने के लिए ही इन दोनों सेलों के बीच में हम लवण सेतु का प्रयोग करते हैं। आपको पता ही है, लवण सेतु एक प्रबल विद्युत अपघट्ट द्वारा बनता है जो ट्यूब नली में एगर एगर सॉल्यूशन या जिलेटिन में घुला हुआ अर्ध ठोस होता है और इसको हम उल्टा करके दोनों इलेक्ट्रोड के विलयन में डुबा देते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रबल विद्युत अपघट्ट प्रयुक्त होता है, जैसे यहाँ पे अपना पोटेशियम क्लोराइड लिया गया है, तो उसमें से जो ऋण आयन है वो एनोड की ओर जाता है, तो एनोड पर जमा जो धनायन है उनको उदासीन करता है और जो धनायन है वो कैथोड की तरफ जाता है, कैथोड में उपस्थित ऋणायन को उदासीन करता है। तो इस तरह से लवण सेतु क्रिया की निरंतरता को बनाए रखता है। वर्तमान में लवण सेतु की जगह एक जालीनुमा एक दीवार बना देते हैं। उस दीवार के आर पार धनायन और ऋणायन गति करते रहते हैं, इसमें अलग से लवण सेतु की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखें सेल को कैसे प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए एक परंपरा है, एक कस्टम है, इसको हम ध्यान रखना है हमें। एनोड हमेशा बाएं हाथ की ओर लिखते हैं, कैथोड को हमेशा दाएं हाथ की ओर लिखते हैं। और चित्र भी जब बनाए हम तो चित्र में भी जो एनोड है उसको हम बाईं ओर बनाते हैं और कैथोड को दाईं ओर बनाते हैं। अब जो एक अर्ध सेल है यानी एक इलेक्ट्रोड है, उसमें एनोड के लिए हम धातु को पहले लिखते हैं, यानी इसका सॉलिड फॉर्म पहले लिखते हैं, बाद में एक्वस फॉर्म लिखते हैं। यहाँ पे हमने देखी थी जिंक सल्फेट, जिंक है सॉलिड रूप में है, इसको एक रेखाखंड, एक खड़े रेखाखंड द्वारा विभाजित किया गया है और जिंक सल्फेट एक्वस फॉर्म में है। कोष्टक में हमने इसकी सांद्रता लिख दी है, ये कितना है, मोल सांद्रता है इसका 1 मोल प्रति लीटर घुला हुआ है। और दूसरे इलेक्ट्रोड में जो कैथोड है, जहाँ पे सल्फेट जमा हो, माने जहाँ पे कॉपर जमा होता है, तो हम इसमें पहले कॉपर सल्फेट लिखेंगे एक्वस फॉर्म में, बगल में इसकी सांद्रता लिख देंगे और बाद में एक इसका जो सॉलिड फॉर्म है उसको लिख देंगे। अभी 2 इलेक्ट्रोड अलग अलग हो गए। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को कौन जोड़ता है, लवण सेतु जोड़ता है, इसलिए बीच में हम इसको 2 डबल बार से इसको
विभाजित कर देते हैं। ये लवण सेतु दर्शाता है। तो ये दो अलग अलग इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहे हैं। बाईं ओर हमेशा एनोड होता है, दाईं ओर हमेशा कैथोड होता है। इसको और संक्षेप में भी लिख सकते हैं। जिंक सॉलिड को हम केवल जिंक लिख देते हैं और ये जिंक आयन लिख देते हैं। यहाँ पे मैंने सल्फेट नहीं लिखते हैं। और दाईं तरफ कॉपर आयन और कॉपर लिख देते हैं। तो ये सेल के प्रदर्शित करने की परंपरा हो गई। अब हम देखें इलेक्ट्रोड प्रभाव क्या होता है। जैसे भी अपन चर्चा कर ही चुके हैं पहले, जैसे ही धातु आयनों के संपर्क में आती है तो धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करके आयन बनाने लगती है और इस प्रोसेस में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। और वो आयन जब धातु के तार में से होकर के कैथोड के संपर्क में पहुंचते हैं तो वहाँ पे कैथोड के विलयन में से उपस्थित आयन उदासीन होकर के कैथोड पर जमा होने लगते हैं। इस तरह से ऑक्सीकरण अपक्रिया जहाँ होती है वो इस तरह होती है। एम सॉलिड एम एक्वस आयन में टूटते हैं और इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। तो यहाँ जो प्रभाव है वो ऑक्सीकरण प्रभाव कहलाता है और इसके विपरीत कैथोड का जो प्रभाव है यानी आयन को उदासीन होना, ये अपचयन प्रभाव कहलाता है। अब सेल में कौन सी धातु का एनोड बनेगा, कौन सी कैथोड बनेगा, ये इस पर निर्भर करता है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किसमें अधिक है। जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होगी वो उसका ऑक्सीकरण होगा, जिसमें कम होगी उसका अपचयन होगा। ये परंपरा भी यहाँ ध्यान रखना है कि ऑक्सीकरण प्रभाव को हमेशा धनात्मक लिखा जाता है, उसका चिन्ह हमेशा पॉजिटिव होता है, तथा अपचयन प्रभाव हमेशा ऋणात्मक लिखा जाता है, उसका चिन्ह नेगेटिव होता है। और एक ही धातु के लिए यानी किसी एक विशेष धातु के लिए ऑक्सीकरण प्रभाव और अपचयन प्रभाव दोनों के मान संख्यात्मक रूप से समान होते हैं, किंतु इनका चिन्ह विपरीत होता है। परिपाटी यह है कि इलेक्ट्रोड प्रभाव को हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति यानी अपचयन प्रभाव के रूप में ही प्रयुक्त किया जाता है और इसका निरपेक्ष मान ज्ञात करना भी संभव नहीं होता। इसलिए इसको हम एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ तुलना करके प्राप्त करते हैं और इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रभाव 0.0 माना जाता है। यानी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसका इलेक्ट्रोड प्रभाव 0.0 वोल्ट माना जाता है।